दोस्तों, कैसा रहा आपका फर्स्ट लेक्चर? पसंद आया? समझ में आया? इम्पोर्टेंट है समझ में आया। वोकैबुलरी की आपने लिस्ट बनाई है? आई होप सो बनाई है, क्योंकि अब जो हम कर रहे हैं इसमें बहुत सारा वोकैबुलरी है। इसके आगे तो आपको बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये चैप्टर ख़त्म होते होते आपकी वोकैबुलरी का खजाना तो बहुत हैवी हो जाने वाला है। मतलब भाई, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और आपको लर्न हो जाएगा, गारंटी के साथ। ठीक है, तो हम पहले पिछले इसमें पढ़े थे कि भैया वर्ड्स कैसे चूज करने हैं, किस तरीके से चूज करने हैं, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखने हैं वर्ड्स चूज करते समय। ओके, तो ये हमने पहले इसमें पढ़ी थी। हमने कुछ नए नए वर्ड्स पढ़े थे पहले इसमें, याद है आपको? जैसे हमारा पहला वर्ड था रेपिटोयर, फिर देन हमारा दूसरा वर्ड था मेमो, स्लैंग, कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा है, हमने कॉनोटेशन पढ़ा है, कंसाइंस पढ़ा है, ब्रीविटी पढ़ा है, परसुएसिव पढ़ा है, देन हाँ, परसिशन, डिग्निटी, कोलेक्वल, देन पेडेंट्री। आई होप आपने ये सारी चीज़ों का लिस्ट बनाया हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, पढ़ लो, रख लो। यहाँ अगर एग्जाम में भी नहीं आया तो आप ये वर्ड्स तो कहीं भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको प्रॉफिट है हर जगह से। जहाँ भी देखो, एक्स्ट्रा नॉलेज कभी खराब नहीं होता, हमेशा अच्छा ही होता है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाइफ में तो आपको काम आना ही है। ठीक है, तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं, बहुत बड़ा है आज का लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मज़ेदार है, सबसे इजी पार्ट है आज का। सीरियसली बोल रही हूँ, सबसे इजी पार्ट आपके एंटायर सिलेबस का। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज सिनोनिम्स से। सिनोनिम्स हमें पढ़ने हैं, लर्न करने हैं, टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज इसकी ट्रिक है लर्न करने के लिए जो हम आज करेंगे। आज उसी तरीके से आज हम इसे पढ़ाई करेंगे और आपको बाकी के भी वर्ड्स अगर लर्न करने हैं तो आपको यही ट्रिक यूज़ करनी है। आज आपकी बुक में जितने भी वर्ड्स दिए हैं उसको लर्न करने की ट्रिक तो मैं दे दूंगी, कोई टेंशन नहीं है अभी की ये लिस्ट में से, सिनोनिम्स के लिस्ट में से। बट आगे जो भी नए वर्ड्स आएंगे आपको इसी तरीके से ट्रिक यूज़ करके उसे आपको वो वर्ड्स को लर्न करने हैं। ठीक है, तो चलिए सिनोनिम्स क्या है ये देखते हैं। सिनोनिम्स क्या है? एक वर्ड है, उसका कोई सिमिलर मीनिंग, जैसे फ्यू, लेस, ये सिमिलर मीनिंग है। दोनों का मतलब क्या है? कम चीजें, थोड़ा सा कम, सिमिलर है ना, सिनोनिम्स है ये। मीनिंग नहीं है, सिनोनिम्स है। मतलब भैया डिक्टो वर्ड सेम नहीं है बट ऑलमोस्ट सेम है। क्या होगा, कभी किसी वर्ड को किसी और कंटेक्स्ट में यूज कर लिया जाएगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, और कभी कोई वर्ड को उसी कंटेक्स्ट में यूज करना होता है। जैसे टर्मिनेट और एंड, मीनिंग सेम है बट टर्मिनेट हमें जब हमारी एम्प्लॉयमेंट से हमें निकाल दिया जाता है तब टर्मिनेट ही बोलना होगा, एंड नहीं बोला जाता है। मीनिंग चेंज हो जाता है अगर एंड बोलोगे तो टर्मिनेट इसका मतलब आप अपने आप दिमाग में सोचते हो कि अच्छा इसको निकाल दिया गया है ना, तो इसलिए आपको वही वर्ड यूज करने हैं जो उस सिचुएशन में परफेक्टली फिट होते हैं। उसके लिए हमें उस वर्ड का सिनोनिम्स जानना होगा। अगर हमें सिर्फ एक ही वर्ड पता है और उसको हम हर जगह यूज कर रहे हैं, जैसे सिर्फ एंड पता है, आपको टर्मिनेट पता ही नहीं होता, आपको एंड पता होता तो आप हर जगह एंड 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 यूज करते हैं, तो लोगों तक आपका जो मैसेज जाना है पहुंचता था बट परफेक्ट मैसेज नहीं पहुंचता था। मतलब लोगों को ये समझता था कि ठीक है एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई है, बट क्या उन्हें पता होता था कि उसे निकाल दिया गया है? नहीं, तो उसको सिर्फ ऐसे लगता था कि ठीक है खत्म हो गई है, बट टर्मिनेट बोलने का ओह इसको निकाल दिया गया है, ये चेंज आ जाता है। मतलब दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट से निकाले ही जा रहे हो बट थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा इलॉबरेट हो रही है, बातें ज़्यादा और अच्छे से क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये इसलिए हमें सिनोनिम्स को याद रखने होते हैं, लर्न करने होते हैं, ताकि जो अप्रोक्स थोड़े बहुत भी ऑलमोस्ट सेम जो वर्ड्स हैं हम उसे परफेक्ट जगह पे यूज करें। कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जिसे हम इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं, बट ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वहाँ पे हमें जो वर्ड यूज करना है वही यूज करना है। जैसे हमारा एनवायरनमेंट और एम्बियंस, एनवायरनमेंट भी बोलता है कि भैया आजू बाजू की जो चीज़ें वो बहुत अच्छी है। एम्बियंस क्या बोलते हैं, भैया जो प्लेस है, इसका जो एटमॉस्फियर है, इसका जो फील है वो बहुत ऑसम है। कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का मीनिंग भी सेम ही है बट एम्बियंस से ज़्यादा क्लैरिफाई होता है ना। तो ऐसे ही आपको वर्ड्स को लर्न करना है। देखिए
ये एक बात है जो मैं अभी वापस रिपीट करती हूँ, हर एक वोकेबलरी का वर्ड लर्न करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम हमसे जो रिलेटेड हमारे बुक्स में वर्ड्स दिए गए हैं हम वो लर्न करें, है ना। तो जो हम लिस्ट बना रहे हैं आपको तो वो लिस्ट चालू रखनी ही है, वो आप ही के फायदे के लिए, क्या पता एग्जाम में से उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको वो उस तरीके से उसको बनाते रहना है। मैं मीनिंग्स तो आपको समझाते जाऊँगी, तो उसका आपको टेंशन नहीं है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए आपको एक अलग पेज बनाना है, अलग से। ये जो सिनोनिम्स चल रहे हैं इसको छोड़ के, इसके जो 3-4 पेजेस है इसे छोड़ दो, आगे जाओ, उसके आगे एक नया सिनोनिम आपका चैप्टर डालो। उधर भी आपको ऐसे 3 अलग पैरास, लाइन्स नहीं, कॉलम्स करने हैं, सॉरी कॉलम्स करने हैं। तो एक में आप लिखोगे वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं, सेकेंड में उसका सिनोनिम वाले वर्ड्स, और थर्ड में जो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे, आप उसको उधर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो आपको ये 3 चीज़ें, 3 ऐसे कॉलम्स बनाने हैं। लगे तो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हम आज सिर्फ सिनोनिम ही पढ़ेंगे। मेरी इच्छा थी कि एंटोनिम्स भी पढ़ाया जाए, बट देन आई लाइक नहीं यार ज़्यादा हो जाएगा, तो आज हम सिर्फ सिनोनिम करेंगे, थोड़ा करेंगे, बट अच्छे से करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। जितना करेंगे परफेक्ट करेंगे कि भाई जो भी आए इसमें से हम एकदम बिंदास आंसर दे सके। ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोड़ने वाले हैं, हम सब करने वाले हैं, बट हम परफेक्टली करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं। तो सिनोनिम्स का तो आपको मीनिंग समझ लिया कि ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स होते हैं, डिक्टो सेम नहीं, मतलब जैसा है वैसा का वैसा उसका मीनिंग होना ज़रूरी नहीं है। उसका जो एंड मीनिंग है सेम होगा, बट वो वर्ड जब किसी कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाएगा, उस कंटेक्स्ट के हिसाब से, किसी सिचुएशन में यूज़ किया जाएगा, उस सिचुएशन के हिसाब से उसके मीनिंग्स थोड़े से ट्विस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में जैसे दिए गए हैं एग्जाम्पल्स, देखिए सिनोनिम के: इजी, सिंपल, लाइट, एफर्टलेस, फेसियल एंड स्मूथ। मीनिंग आप देखो तो सबके एक ही है, बोलना क्या चाह रहा है, आसान है, बट कैसे ना, सिंपल है, इजी है, ठीक है। फिर हम लाइट हम कब बोलेंगे, भैया ये जो बैग है ना ये लाइट है, हैवी नहीं है, मतलब हम इजीली उठा सक रहे हैं, रख सक रहे हैं, है ना, तो वो लाइट हो जाएगा। हम बैग के लिए बोलेंगे क्या, बैग पिक करना बहुत इजी है, हम इसे बहुत, बैग वॉज वेरी इजी टू लिफ्ट बोल सकते हैं। या फिर हम बोलेंगे बैग वॉज वेरी इजी टू कैरी, उसकी जगह हम बोल सकते हैं कि भाई दिस बैग इज वेरी लाइट, मतलब सो वी कैन, हेंस वी कैन कैरी इट इजीली। इस तरीके से उस सेंटेंस में इस तरीके से हमने इजी और लाइट को यूज किया। दोनों डिस्क्राइब क्या कर रहा है, आसान है इसे उठाना, इजी है इसे उठाना। देन एफर्टलेस, मतलब ज़्यादा मेहनत ही नहीं लग रही है ना। स्मूथ, फेसियल, सबके मीनिंग सेम ही है। देन आता है सेकंड हमारा, उसमें जो सेकंड एग्जांपल दिया है वो है एफर्ट, एक्सक्रीशन, पेन्स और ट्रबल। मतलब भाई क्या हो रहा है, हर जगह दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत हो रही है। ये डिनोट क्या कर रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। एफर्ट लग रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, भैया बहुत दिक्कत हो रही है। पेन से भैया दुख रहा है उठाते समय, बहुत वजनदार है, उठाने ही नहीं आ रहा है, बहुत ट्रबल है उठाने में। तो ये सारे वर्ड्स का एंड मीनिंग इज डिफिकल्टी, कुछ तो डिफिकल्टी हो रही है, बट इसे आप सिचुएशन के हिसाब से इस वर्ड्स को यूज करोगे। देन आता है इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, सप्लाई, स्प्रिंज, रेसिलेंट। ओके, तो इलास्टिक मतलब भाई जो बहुत लंबे तक खींचा जाता है, इलास्टिक है वो, क्या कहेंगे, द इलास्टिक ऑफ दैट ड्रेस इज वेरी, क्या बोलते हैं, नहीं दैट सॉरी आई मेड अ रॉन्ग सेंटेंस, उसमें ऐसा बोला जाएगा दैट ड्रेस इज वेरी इलास्टिक, मतलब भाई आसानी से, जीन्स के लिए भी बोला जाता है इलास्टिक है भैया, जीन्स ऐसे फैल जाएगी, ऐसे स्टिफ नहीं है, तुम मोटे हो जाओगे ना तो भी तुम जीन्स में बैठोगे, जीन्स अपने आप फैल जाएगी, इलास्टिक है। फ्लेक्सिबल हम इंसान के लिए यूज करते हैं, हिज बॉडी इज वेरी फ्लेक्सिबल, है ना, he is a dancer, hence his body is very flexible, he can bend on any of his sides। मतलब भैया सही है, क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबल है। बोलना क्या चाह रहे हैं, इलास्टिक ही, मतलब आसानी से खींचा जा सक रहा है, इधर उधर मरोड़ा जा सक रहा है, बट उस इंसान के लिए हम इलास्टिक की जगह हम यूज करते हैं फ्लेक्सिबल वर्ड। वैसे ही हमारा आता है सप्लाई, देन स्प्रिंज एंड रिसिलेंट। इसी तरीके से ये सारे वर्ड्स को सिचुएशन के हिसाब से ही हम यूज करते हैं। तो ये सारे वर्ड जाएंगे आपके वोकैबुलरी के लिस्ट में, ठीक है, फर्स्ट वोकैबुलरी वाली लिस्ट में। सिनोनिम्स में नहीं, आपको लिखना है, इसके मीनिंग्स आपको लिखने हैं और आपको इसके ऊपर सेंटेंस बना के लिखना है, जो ये मैंने आपको टास्क दिया है।
ये मैं अगर खुद से आपको सेंटेंस बना के दूंगी ना तो ये क्या बोलते हैं, आप याद नहीं रख पाओगे ये वर्ड्स को। जस्ट इसी के लिए आपको खुद के सेंटेंसेस बनाना है ताकि आप इसको लर्न कर सको, ठीक है। देन आपके इसमें एक और वर्ड दिया है, एक और दिया है एग्जाम्पल, देखो उसके पहले एक पैरा है, हम रीड कर लेते हैं। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू फाइंड टू वर्ड्स इन इंग्लिश विच हैव एग्जैक्टली द सेम मीनिंग एंड यूसेज। बोला था एकदम डिक्टो सेम मीनिंग होना जरूरी नहीं है, बट काफी सिमिलैरिटी होगी, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग रहेगा। Words that seem to be identical or on closer examination can be distinguished by some shape of meaning, some shade of meaning or some manner of usage. उसका किस तरीके से उसके मीनिंग चेंज होते हैं भैया, उसके कॉन्टेक्स्ट किधर उसे यूज कर रहे हो उस हिसाब से उसके मीनिंग चेंज हो सकते हैं। Therefore, most of the time they cannot be interchanged. Okay. Finding and knowing synonym is helpful in the sense that it enhances your vocabulary by increasing the stock of word. अगर आपको सिनोनिम्स पता हो रहे हैं तो आप सही जगह पे सही वर्ड यूज करोगे, आप एक ही वर्ड रिपीटेटिवली यूज नहीं करोगे, आप जो सिचुएशन पे जहाँ जैसा वर्ड लगेगा वैसे ही यूज करोगे और आपका उसके वजह से क्या होगा, इंप्रेशन अच्छा गिरेगा। Then, moreover, it helps you to pick and choose the appropriate word which alone can convey the proper meaning. जैसे हमने टर्मिनेट और एंड का बोला, सिर्फ आप इतना भी बोल दो he has been terminated, सबको अपने आप उसका जो मैसेज है समझ जाएगा, आपको डिटेलिंग्स नहीं देनी होगी आगे। और एंड बोलोगे तो भाई लोग थोड़े से ये हो जाएंगे कि एंड हुआ मतलब क्या हुआ, मतलब नहीं समझता है जनरल सिनेरियो में, तो आपको और उसको टर्मिनेट बोल देंगे तो एकदम से लोग समझ जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको जो मीनिंग देना है वो एग्जैक्टली जाएगा जो लोगों को जाना चाहिए। ओके, नाउ आपके इसमें एक और एग्जांपल दिया है, बिगिन, कमेंस, स्टार्ट और इनिशिएट का। देखो बिगिन, कमेंस, स्टार्ट और इनिशिएट, इसके 4 सिचुएशन दिए गए और चारों सिचुएशन में ये वर्ड्स कैसे अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। तीनों का, चारों का मीनिंग सेम है, सब सेम है। बोलना क्या चाह रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है, कुछ तो चालू हो रहा है। ये तीनों बोलना क्या, चारों बोलना क्या चाह रहे हैं, कुछ तो चालू हो रहा है, यही बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं। बट ये कैसे अलग अलग सिचुएशन में यूज होते हैं ये देखेंगे हम। टू सेट समथिंग गोइंग ऑन इज प्रोग्रेस। ओके, ये सब कुछ क्या है, टू सेट समथिंग गोइंग और इन प्रोग्रेस, मतलब कुछ चालू करो, कुछ स्टार्ट करो, ठीक है। बिगिन क्या शुरू करेंगे इज द मोस्ट कॉमन वर्ड, सबसे कॉमन है, हम बहुत जगह यूज करते हैं। बट कमेंस कहाँ यूज होता है, ये पर्टिकुलर चीज़ों पे यूज होता है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस चालू करने वाले हो तो आप बोलोगे कमेंसिंग द बिजनेस, आप कोई रिचुअल चालू करने वाले हो तो आप बोलोगे कमेंस करना, आप कोई प्रोसीडिंग चालू करने वाले हो कोर्ट की तो बोलते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग, बिगिन द कोर्ट प्रोसीडिंग से ज़्यादा बेटर होता है कमेंस द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ओके, देन आपका अदर आता है, दूसरा आता है स्टार्ट वर्ड। स्टार्ट कहाँ यूज करोगे, कहाँ आपको अगर कोई रेस लगानी है वहाँ स्टार्ट यूज होता है, कोई जर्नी चालू करना है, कोई कोर्स चालू करना है तो आपको शुरू होता है स्टार्ट द रेस, 1 2 3 स्टार्ट गो, जो भी बोलते हैं वो सारा, तो स्टार्ट द रेस वाला। ओके, एंड देन आता है इनिशिएट, मतलब भाई आप जब फर्स्ट स्टेप ले रहे हो, कुछ भी चीज करने का फर्स्ट स्टेप ले रहे हो तो उसको हम बोलते हैं इनिशिएट, तब हम यूज करते हैं इनिशिएट। ओके, तो ये हमारे जो 4 वर्ड्स थे उसके आपने मीनिंग यहाँ पे देखे, आपने इधर आपको सेंटेंस भी समझे कि हर सिचुएशन में किस तरीके से वर्ड यूज किए जा रहे हैं, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा मेन पार्ट, इसका एक्चुअल क्रस्ट इसके जो है सिनोनिम्स, जो बहुत मजेदार है, टेंशन लेने की बात नहीं है, मजा आएगा पढ़ते समय। तो अभी हम शुरू कर लेते हैं उससे, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इतने तो आपको परफेक्ट करने ही है, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि इसका मीनिंग याद नहीं है या नहीं, इसमें जितने दिए हैं ये तो परफेक्ट करने ही है। और यहाँ से एक्चुअल में आपकी राइटिंग शुरू होती है, जो मैंने आपको आज नए कॉलम्स बनाने को बोले वो नए कॉलम्स बनाओ और राइटिंग इसकी शुरू करो, मीनिंग समझो फिर लिखो, लगे तो वीडियो पॉज करो, देन आप उसका मीनिंग लिखो एंड देन फिर आप वीडियो को रेज्यूम करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो हमारा आज का पहला वर्ड है अडेप्ट। ठीक है, ये अडेप्ट वर्ड का मीनिंग होता है प्रोफिशिएंट और स्किल्ड।
प्रोफिशिएंट और स्किल्ड, मतलब भैया जिसकी स्किल्स काफ़ी अच्छी है, जो किसी एक फील्ड में उसका जो हाथ है बहुत सही बैठ चुका है। जैसे कारपेंटर है, वो कबर्ड बहुत अच्छे बनाएगा, वो बेड्स बहुत अच्छे बनाएगा, आप और मैं उसके जैसे बना ही नहीं सकते, मतलब उसकी स्किल्स जो है इसमें परफेक्ट है। तो अडेप्ट वर्ड होता है उसमें। अब ये अडेप्ट वर्ड को हम लर्न कैसे करेंगे, इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक है। ओके, तो ये अडेप्ट वर्ड है। अडेप्ट आपको पढ़ते पढ़ते ऐसे फील हो रहा है अडेप्ट अडेप्ट अडेप्ट, तो ये कहीं ना कहीं राइम हो रहा है डेप्थ से, है ना, ये कहीं ना कहीं राइम हो रहा है डेप्थ से। ओके, और ये वर्ड हो रहा है डेप्थ से राइम। अब इसको हम लर्न कैसे करेंगे, अडेप्ट हुआ, अब ये डेप्थ से राइम हो रहा है, तो अभी इससे हम बनाएंगे एक सेंटेंस। जैसे ये आप लिख लीजिए, इसको राइमिंग है इसका डेप्थ, तो हम इससे सेंटेंस बनाते हैं। अ डेप्थ गेटिंग दिस थिंग, अ डेप्थ स्टडी ऑफ एनीथिंग मेक्स अ पर्सन प्रोफिशिएंट और स्किल्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। समझा? परफेक्ट सेंटेंस होना जरूरी नहीं है, हमें लर्न करने के हिसाब से सेंटेंस याद करने हैं बस। इसमें हिंदी भी हम करेंगे, आपको चाहिए आप मराठी में भी बोल सकते हो, जैसे हम कंफर्टेबल रहेंगे हम वैसे करेंगे, बस हमें ये वर्ड कैसे भी लर्न करना है। तो इसका मीनिंग भी इसमें आ गया, सिनोनिम्स भी आ गए, और इसमें क्या आ गया, इसका मीनिंग भी आ गया। अडेप्ट, अ डेप्थ स्टडी, है ना, गहराई में उसकी पढ़ाई करना। अ डेप्थ स्टडी, जैसे अडेप्ट वर्ड है हमारा अडेप्ट, तो अ डेप्थ स्टडी ऑफ anything makes a person skilled or proficient in that particular field। समझा? इजी था, लर्न हो गया। डेप्थ स्टडी, आपको ये वर्ड पढ़ते से याद आ जाना चाहिए। डेप्थ, अच्छा ओ डेप्थ, डीप में कुछ पढ़ना है, मतलब क्या, और आपके पास एमसीक्यूज तो रहने वाले, तो आपको वो टेंशन नहीं है। डेप्थ डीप में पढ़ना है। ओ स्किल्ड, प्रोफिशिएंसी, यस, स्किल्ड होगा या तो प्रोफिशिएंसी होगा, या तो इससे रिलेटेड कोई वर्ड होगा जो आपके जान पहचान में होगा, ये टेंशन ना लो कि जान पहचान में नहीं होगा। तो ये कैसा हो गया, अडेप्ट वर्ड, अडेप्ट का हो गया डीप में उसकी पढ़ाई कर रहा है, तो वो इंसान बड़ा स्किल्ड और प्रोफिशिएंट ही बनेगा, मतलब उसमें उसका कोई हाल, किसी का कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता, वो बहुत इफिशिएंट है वो काम में, वो बहुत भारी वो काम करता है ना। तो हो गया हमारा ये वर्ड यहाँ पे खत्म, अडेप्ट स्टडी, है ना, हो गया, समझ में आया, बराबर लगा, ठीक लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई, इजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा, लर्न हो गया कहीं ना कहीं सिनोनिम्स। अब आप ये ऐसे डेली बेसिस पे रीड करते रहोगे तो आपको और अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो आपको ये करना है, और मैंने आपको बोला था कि प्ले कार्ड्स बनाने, प्ले कार्ड्स के जैसे आपको आपके फैमिली वालों के साथ थोड़ा सा उनको परेशान करना है, यही इसी में आपको सबसे ज़्यादा उनकी हेल्प लगेगी, और इसमें आप उनकी हेल्प लोगे ही। ओके, नाउ अब जो हमारा सेकेंड वर्ड है, अडेप्ट तो हो गया, अब हमारा सेकेंड वर्ड है अब्स्टेन, एब्स्टेन, एब्स्टेन। ओके, इसका मीनिंग है रिफ्रेन या विथहोल्ड। रिफ्रेन या विथहोल्ड मतलब भाई किसी चीज को यूज करने से खुद को रोकना, या फिर कहेंगे उसे यूज ना करने बराबर ही, किसी को खुद को किसी चीज को यूज करने से रोकना। अब इस वर्ड को हम किस तरीके से तोड़ेंगे, अब स्टेन, अब स्टेन, अब ये ऐसे बनेगा, अब स्टेन। आई होप आप सबको स्टेन का मीनिंग पता हो। स्टेन का मतलब होता है गंदगी लगना, ये वर्ड पे मतलब हम जो ब्रेक कर रहे हैं उसमें बता रही हूँ। स्टेन का मतलब होता है गंदगी लगना। तो अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड, आई मीन नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा क्रिएट होता है यहाँ पे, वो ये होता है, अब कपड़ों पे स्टेन लग गई है। नाउ वी हैव टू रिफ्रेन एंड विथहोल्ड फॉर बाय विथहोल्ड आवरसेल्फ फ्रॉम यूजिंग इट, है ना। तो क्या हुआ, अब इस ड्रेस पे स्टेन लग गया है, तो हो गया अब स्टेन, हाईलाइट द वर्ड अब स्टेन, मतलब एब्स्टेन। थोड़ा सा अगर आपका वोकैबुलरी का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे ऑब्वियसली, बट हमें ये याद करना है, तो हम ऐसे ही उसे याद करेंगे, ठीक है। एब्स्टेन, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, अब ना ड्रेस पे स्टेन लग गया है, हेंस वी हैव टू रिफ्रेन और विथहोल्ड आवरसेल्फ फ्रॉम
यूजिंग इट। मतलब भाई अब कपड़े पे दाग लग गया, अब नहीं यूज कर सकते इसको, मतलब हमने क्या किया, खुद को विथहोल्ड किया, रिफ्रेन किया कि नहीं अब यूज कर नहीं सकते, खुद को रोका उसे यूज करने से। ओके, तो नाउ एब्स्टेन, एब्स्टेन का मीनिंग क्या है, इज विथहोल्ड और रिफ्रेन, टू स्टॉप वन सेल्फ। एक और होता है टू स्टॉप वन सेल्फ, खुद को रोके। तो एब्स्टेन का मीनिंग हमने किस तरीके से पढ़ा, अब ड्रेस पे स्टेन लग गया है, हेंस वी हैव टू रिफ्रेन और विथहोल्ड आवरसेल्फ फ्रॉम यूजिंग इट। इजी था, इजी था ना ये भी सेंटेंस, मजा आया ना पढ़ के, कोई कुछ ऐसा लगा कि क्या पढ़ रहे हैं, नहीं है ना। तो आपको थोड़े से इसमें मेहनत तो करनी है, बट सबसे इजी है, मजेदार है, कुछ अलग तरीके से आप पढ़ोगे ये चीज जो आप कभी और कहीं नहीं पढ़ सकोगे। ठीक है, तो ये है आपका एब्स्टेन, हो गया एब्स्टेन। Now the next is a bridge. A bridge. A bridge. ये तो इजी है, आप ही गेस कर सकते हो कि मैं सब किसके ऊपर बनाने वाली हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझा, किसी को हिंट लगी, 10 सेकेंड्स दिए मैंने अप्रॉक्स आपको इस पे हिंट के लिए कि आप किस तरीके से इसका सेंटेंस बनाओगे, किस तरीके से आप इसको याद करोगे। देखो, अ ब्रीज का मतलब होता है शॉर्ट कर्टेन, कुछ को शॉर्टन कर देना, छोटा कर देना, या किसी चीज को कम कर देना, छोटी कर देना। कर्टेन इज ऑल्सो टू कट समथिंग एंड टू मेक इट शॉर्ट। ओके, तो कर्टेन करना, ठीक है, तो ये अ ब्रिज है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, जिसने भी इसका हिंट लिया है या किसी को समझा है कैसे याद करना है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो ये देखो, अ ब्रिज, अ ब्रिज, ब्रिज मतलब ब्रिज जिसपे से गाड़ियां जाती है। तो अब कैसे हुआ, एक ब्रिज बनाया गया जिसके वजह से जो रास्ता था वो छोटा हो गया, आई मीन जो रास्ता था वो शॉर्ट हो गया, और या वो रास्ते का जो टाइम था वो कर्टेल हो गया, और हम वहां उस डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच गए। सो अ ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू शॉर्टन द रोड एंड टू कर्टेल द टाइम। इजी, कर्टेल भी आ गया, शॉर्टन भी आ गया, अ ब्रिज भी आ गया, हमें वर्ड लर्न हो गया। अब ब्रिज, अब एक ब्रिज बनाया गया जिसके वजह से जो रास्ता है वो छोटा हो गया और टाइम भी कम लगा हमें उधर पहुंचने के लिए, तो सब कुछ आसान हो गया। तो कैसा हो गया, a bridge has been constructed to curtail or rather to shorten the road and to curtail the time to reach a destination, जो भी है एक्सेट्रा, आपको जो लिखना है लिख लीजिए। तो ये हो गया हमारा a bridge and curtail, है ना। a bridge, curtail, a bridge का सिनोनिम्स क्या है, curtail and shorten। उसका मीनिंग तो आपको समझ गया होगा, मतलब कुछ छोटा कर देना। ये हो गया हमारा a bridge और a bridge word। समझा, इजी था, डिफिकल्ट नहीं था। अब मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगी, आप वापस से क्या करना है, ये जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आपको ये पार्ट से वापस शुरू करके देखना है ना। तो क्या होगा, इससे आपका लर्न हो जाएगा और अच्छे से लर्न होगा। और मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग इसको बार बार रीड कीजिए, रोज एटलीस्ट एक बार इसको रीड करिए। गारंटी देती हूँ एग्जाम आने तक आपके दिमाग में ये सारी वोकैबुलरी फिट हो जाएगी, एकदम ऐसे फिट हो जाएगी कि कोई कुछ भी कर ले आपके दिमाग से कभी लाइफ टाइम के लिए नहीं निकलेगी। दिस आर द स्मॉल ट्रिक्स कि जिससे हम वोकैबुलरी लर्न कर सकते हैं। कोई भी वोकैबुलरी लर्न करने की यही ट्रिक है, यही ट्रिक है। ऐसे ही आप हर वोकैबुलरी को इजीली लर्न कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अबंडेंट। कहीं कहीं ना हमें वर्ड्स को भी चेंज करने पड़ते हैं, एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे अभी तक तो आपने देखा होगा अडेप्ट, एब्स्टेन, क्या था हमारा अब्रिज, ये तीनों वर्ड हमने वैसे के वैसे यूज किए। अब थोड़ा हम इस वर्ड में उसे चेंज करेंगे जो है abundant, 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 abundant का मीनिंग क्या होता है भैया, plenty, ample, copious, copious, yes, plenty, plentiful, ample, rather plentiful, ample और copious। तो मतलब क्या हुआ, बहुत सारा है ना, बहुत सारा है। अबंडेंट का मीनिंग क्या है, बहुत सारा, अबंडेंट, बहुत सारा, बहुत सारा, बहुत सारा है। इसको अब लर्न कैसे करेंगे, अबंडेंट है, तो ये अ को हम ए ही लिखेंगे
और ये जो बंडंट है, बंडंट बंडंट बंडंट, कहीं ना कहीं राइम होता है बंडल से, है ना, कहीं ना कहीं राइम होता है, परफेक्ट नहीं है बट राइम है। अबंडल, अबंडंट। अभी वो इंस्टा पे एक नया आया है, हमारे खिचड़ी में देखा है ना सबने, खिचड़ी हमारी द ग्रेट हंसा, उसको कैसे प्रफुल्ल समझाता है, उसी तरीके से हम ये वर्ड को समझेंगे, अबंडल 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 अबंडंट। अब ये जो अंट है इसको हम क्या है, एंट, अ बंडल एंट, अ बंडल एंट, अ बंडल एंट। इसको लर्न कैसे करना है, तो इसको लर्न करने का तरीका है, अ बंडल ऑफ एंट was seen on the playground. लिखो, a bundle of ant was seen on the playground. तो यहाँ पे हमारे जो मेन क्रक्स वर्ड क्या है, a bundle of ant, a bundle of ant, a bundle of ant, a bundle, a bundle ant, a bundle ant, a bundle ant, it's abundant, है ना। हंसा, भाई साहब मैं तो सीख गई, आ गया अबंडेंट को लर्न करना। अबंडेंट का मीनिंग क्या हो गया भैया, बहुत सारे। यहाँ बंडल क्या डिनोट करता है, बहुत सारा, कुछ चीजों का क्वांटिटी डिनोट करता है ना, तो हमारा अबंडेंट, तो अ बंडल ऑफ एंड, तो यहाँ डिनोट कैसे कर रहा है वो, अ बंडल ऑफ एंड, मतलब बहुत कुछ प्लेंटी है, बहुत कुछ एम्पल है, बहुत सारा उसमें, बहुत सारी चीजें उसमें है, बहुत बहुत कुछ है, डिनोट कर रहा है ना वो बहुत कुछ। तो ये अबंडल डिनोट करता है हमारा मीनिंग क्या, आई एम प्लेंटीफुल, एम्पल और कॉपियस। तो ये आपको इस तरीके से भी इसको लर्न कर सकते हो। तो अ बंडल ऑफ एंड, तो ये जो बंडल वर्ड है हमारा डिनोट कर रहा है प्लेंटीफुल, एम्पियर, एम्पल, कॉपियस। याद हुआ, अच्छा लगा, हंसा बन के मजा आया। अब बहुत सी चीजें हमें हंसा बन के ही सीखनी है। हंसा की ट्रिक ऐसी ही नहीं थी भाई, उन्होंने उसको वहीं से बताया गया है कि आप कैसे वोकैबुलरी को लर्न कर सकते हो। तो हंसा को हंसना नहीं, उसको सीरियसली लेना। एंड शी विल बी लाइक, भाई साहब मैं तो टीचर बन गई, है ना। तो चलो अब हम नेक्स्ट जाते हैं। अबंडेंट हो गया हमारा, समझ गया अबंडेंट का मीनिंग कैसे लर्न करना है। एक्सेसरीज, आई डोंट थिंक सो इसको लर्न करने के लिए कोई ट्रिक चाहिए। हर गाड़ी को, इजी है इसका, तो हर गाड़ी को जब आप खरीदते हो, कोई भी अपनी एक गाड़ी खरीदता है, उसमें ना वो पूछता है भाई साहब आपको एक्सेसरीज लगानी है क्या, उसका ना इतना इतना कॉस्ट आएगा। तो ये क्या हो रहा है, एडिशनल कॉस्ट हो रहा है। तो हमारा एक्सेसरीज का मीनिंग क्या हो रहा है, एडिशनल या ऑक्सिलरी, मतलब भाई कुछ एक्स्ट्रा हमको उसमें पे करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एडिशनल। एक्सेसरीज क्या है, एडिशनल, हमारे गाड़ी के साथ नहीं आ रही, एडिशनल हम उसमें लगा रहे हैं, तो ये क्या है, एडिशनल। तो एक्सेसरीज क्या होता है, एडिशनल या ऑक्सिलरीज। तो आपकी गाड़ी पे हमेशा सिर्फ गाड़ी लेते हो तो सिर्फ गाड़ी लेके आ जाते हो क्या, नहीं, एक्स्ट्रा क्या लगवा के आते हो उसमें, एडिशनल चीजें, एक्स्ट्रा भी नहीं बोलेंगे, एडिशनल चीजें या ऑक्सिलरी चीजें क्या लगवा के आते हो, एक्सेसरीज। ओके, तो ये हमारा था एक्सेसरीज। देन आता है अचीव, इसे याद करने की जरूरत है। अचीव तो हम हमेशा याद करते हैं, आप सबको रैंक लाना है, ये आपका टारगेट है, याद रखिए। तो अकम्प्लिश, गेन या फिर एग्जीक्यूट, आपको अकम्प्लिश करना है आपका टारगेट, आपको गेन करना है आपका रैंक, एग्जीक्यूट, तो ये सारी चीजें होती है अचीव, अचीव करने के लिए। तो ये हो गया आपका अचीव। एडप्ट यहाँ पे रिपीट हुआ है तो उसे कट कर दीजिए, हमने फर्स्ट में ही पढ़ लिया। नाउ आता है एडिक्वेट, इसको लर्न कराओ क्या, लर्न कराना है क्या, कराना है तो चलिए मैं आपको इसकी भी ट्रिक बता देती हूँ। एडिक्वेट, ओके। अब इसको लर्न करने के लिए ऐसे देखिए, ये एडी है, ये एडी है, इसके लिए हम बनाएंगे एडी, एडी 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 एडिक्वेट 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 आदि। हिंदी नहीं आती मुझे, सॉरी, आदि।
हिंदी में अगर लिखते हो तो आधी लिखना, आधी, और ये क्वेट, तो क्वेट क्या है, कंट्री। हम इसकी स्पेलिंग नहीं चेंज करेंगे, क्वेट की के से शुरू होती है वो, हम वो स्पेलिंग नहीं चेंज करेंगे। आधी क्वेट, आधी क्वेट, आधी क्वेट, आधी क्वेट, आधी क्वेट, आधी क्वेट, एडिक्वेट, है ना। तो अब हो गया एडिक्वेट। वो गिरबिश, गिबिश, गिबिश, गिरबिश, व्हाटएवर जो इंस्टाग्राम पे आजकल चैलेंज चल रहा है, गिबिश, वही है ये। बस यहीं से सारी इंस्पिरेशन मिली है भैया, याद रखिए। खेलो वो गेम भी, आपको भी बहुत से वर्ड जैसे लर्न करने की ट्रिक समझ में आ जाएगी। तो आधी एडिक्वेट, तो ये आधी क्वेट, आधी क्वेट, तो हम इसको कैसे लर्न करेंगे। आधी क्वेट का मीनिंग क्या है भैया, इनफ, सफिशिएंट, सैटिस्फैक्टरी। एडिक्वेट का मीनिंग क्या है, सफिशिएंट, सैटिस्फैक्टरी। अब इसको लर्न कैसे करना है, इसमें क्या बोलना है आपको, देखो जो आधा क्वेट है ना, आधे क्वेट में there is a sufficient, आधे क्वेट में there is sufficient amount of oil, simple, sufficient और sufficient और satisfactory amount of oil, simple। क्वेट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑयल ही पाया जाता है। उधर तो क्या मिलेगा, ऑयल बहुत है उधर, तेल, दुनिया में झगड़े क्यों हो रहे इतने, तेल के लिए ही हो रहे, पेट्रोलियम्स के लिए। तो ये एडिक्वेट, तो आधी क्वेट में, आधी क्वेट में देयर इज इन एडिक्वेट, इन एडिक्वेट, आधी, क्योंकि हमें आधी यूज करने से हाफ सेंटेंस हिंदी में जाएगा। आधी क्वेट में देयर इज सफिशिएंट अमाउंट, सफिशिएंट और सेटिस्फैक्टरी अमाउंट ऑफ ऑयल। सिंपल, इजी था, समझ में आया भाई। कुवैत में कितना ऑयल है, सफिशिएंट है, काफी सारा ऑयल है, अच्छा सारा ऑयल है, काफी है। एटलीस्ट कुवैत का तो दिन निकल जाना है, वो किसी और से अपने लिए ऑयल खरीदेगा नहीं। तो देयर इज सफिशिएंट और सेटिस्फैक्टरी अमाउंट ऑफ ऑयल इन आधी कुवैत, ऐसे भी बोल सकते हो, सेंटेंस को चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एडिक्वेट। इजी लगा, अच्छा था, ठीक है। नाउ एडहेरेंट, 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 इसको पढ़ने का थोड़ा सा अलग है, ऐसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट। एडहेरेंट, 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 एडहेरेंट। इसको लर्न करने के लिए एक ही ट्रिक है, वो याद रखनी है। इसको बोलते हैं आदरणीय, आदरणीय, ठीक है, आदरणीय, एडहेरेंट, आदरणीय। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही स्लाइड सा भी राइम होता है ना, याद रखो। आदरणीय, एडहेरेंट, आदरणीय, आदरणीय, आदरणीय ज्यादा नहीं होता है बट थोड़ा सा एकदम स्लाइड सा होता है। एडहेरेंट मतलब क्या, जो जो लोग, मतलब द पीपल who are people are the followers, okay right, ये sentence better रहेगा। The followers or disciple of such of a saint are very आदरणीय, so they are very adherent, है ना। तो क्या हो रहा है, फॉलोवर्स और डिसिपल्स जो है, फॉलोवर्स है, डिसिपल है, मतलब जैसे गौतम बुद्धा है, उनके जो फॉलोवर्स और डिसिपल रहेंगे वो कैसे, वो क्या है, वो ना गौतम बुद्धा का बहुत आदर करते हैं, मतलब दे आर एडोरेंट। एडोरेंट मीनिंग नहीं है उसका, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, बट हम आदरणीय के हिसाब से ले रहे हैं, तो एडोरेंट। सो देन व्हाट विल बी आवर सेंटेंस, फॉलोवर्स और डिसिपल्स ऑफ अ सेंट आर वेरी आदरणीय, इट्स एडोरेंट। समझ रहा है, थोड़ा सा इसको ट्रिकी है ये वाला, आई नो, बट इसी तरीके से इसको लर्न करना होगा। या फिर देखो जो मैं बता रही हूँ ना, ये मेरे हिसाब से है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और होगी। तो आपको कोई और सेंटेंस ऐसा लग रहा हो कि ये बेटर है, मेरे को ये ज्यादा अच्छे से लर्न होगा, तो आप वो सेंटेंस नोट कर लीजिए। कंपल्सरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वैसा ही लर्न करना है, बस कंडीशन ऐसी है, कैसे भी करो आपको लर्न करना है। तो चाहे आप क्या कर सकते हो, आपका जो सेंटेंस है आपके हिसाब से आप सेंटेंस को बना के लर्न कर सकते हो, ओके। अब जैसे ये एडहेरेंट है, मेरे हिसाब से तो ये आदरणीय वाला पार्ट इज बेस्ट, क्योंकि इसमें फॉलोवर और डिसिपल के बारे में बात कर रहा है। तो फॉलोवर डिसिपल को याद करने के लिए क्या, सेंटेंस से हमें इसको थोड़ा सा जोड़ना होगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, अब आपकी कुछ और हो सकती है, आप इसको किसी और तरीके से बना के लिख सकते हो। तो गो ऑन, लिखो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमारा एंड मोटो ये आपको लर्न होना है। तो ये हो गया हमारा एडहेरेंट वर्ड,
ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एडमिरेशन। आई डोंट थिंक सो एडमिरेशन पढ़ाने के लिए कोई ट्रिक चाहिए। एडमिरेशन क्या है? प्रेज या फिर अप्रोबेशन। इजी है, इसको भी ट्रिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एडमायर करना भी, किसी को प्रेज करना। यू एडमायर समवन, मतलब यू पीपल एडमायर शाहरुख खान और सलमान और ऋतिक और whoever you like. सो क्या हुआ? यू प्रेज देम। यू भाई उसको देखते ही आंखों में हार्ट हार्ट आ जाते हैं सब लोगों के, तो क्या हो रहा है? यू प्रेज देम। तो ये हो गया हमारा एडमिरेशन। एडमिरेशन, अप्रोबेशन। अब नेक्स्ट आता है ब्रिस्क। ये इंटरेस्टिंग वर्ड है, ब्रिस्क। ब्रिस्क, इसको कैसे लर्न करेंगे? सिंपल है, रिस्क, ब्रिस्क, रिस्क। रिस्क, जो लोग लाइफ में रिस्क लेते हैं वो बहुत लाइवली और अजाइल होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? पर्सन हु टेक्स रिस्क इन देयर लाइफ आर वेरी लाइवली एंड अजाइल। मतलब इसका यही हुआ, जो ब्रिस्क मतलब ब्रिस्क का मीनिंग होता है बहुत लाइवली रहना, अजाइल रहना, एकदम मतलब भैया एकदम जिंदगी से भरे हुए इंसान, मतलब खुशियों से भरा हुआ इंसान, लाइवली पर्सन, एंथुजियास्टिक है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की इच्छा होती है, तो वो क्या हो जाता है? लाइवली, अजाइल। ओके, तो ये हमारा होता है ब्रिस्क। अब ब्रिस्क को लर्न करने का है हमें सिनोनिम्स के साथ। तो कैसे हम लर्न कर रहे हैं? जो जो लाइफ में रिस्क लेते हैं लाइवली और अजाइल हो जाते हैं, उनको जीने के लिए रीजन मिलता है। रिस्क लेने वाला इंसान ज्यादा एंथुजियास्टिक होता है, ज्यादा मजेदार होता है। तो हमें भी उनके साथ रहना अच्छा लगता है। जब कोई रिस्क लेता है तो हमें भी मजा आती है कुछ आड़े टेढ़े काम करने के लिए। आप लोगों ने भी बड़े रिस्क लिए होंगे अपने लाइफ में, स्कूल टाइम्स में। तो वो टाइम क्या था आपका? आप लाइवली थे, आप डल नहीं थे, आप लाइवली थे, आप कुछ ना कुछ करते रहते थे, एक जगह ऐसे नुस्त बैठे नहीं रहते थे, है ना? तो आप क्या थे वो टाइम पे? लाइवली एंड अजाइल। तो क्या है? रिस्क लेने वाला इंसान कैसा होता है? लाइवली और अजाइल। तो इट्स ब्रिस्क। ब्रिस्क का मीनिंग होता है लाइवली, अजाइल। तो हमें लर्न कैसे करना है? रिस्क लेने वाला इंसान होता है लाइवली और अजाइल। ओके, समझा? इजी था? कोई दिक्कत नहीं? आई होप नहीं हो। कोई भी प्रॉब्लम आई तो यू नो द ड्रिल। क्या करना है? मैसेज या कॉल या व्हाट्सएप या ईमेल, जो करना है करो, सब है आपके पास अभी मेरे नंबर्स। नाउ द सेकेंड इज कैलुअस। कैलुअस, कैलुअस का मीनिंग होता है हार्ड, अनसिंपैथेटिक। कैसे बोलोगे आप इसको? मस्त, अच्छा है कॉलेज। हम करेंगे, करना तो हमें सब कुछ है, हम इसे भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो कैलुअस, इसको हम ब्रेक करेंगे कॉल अस, कॉल अस में। सो whenever we call a policeman or a police officer, they are hard or unsympathetic toward us. आप पुलिस वालों के पास जाते हो तो क्या वो आपको जाके बोलते हैं हाँ बच्चा, वेरी गुड, बहुत अच्छा ऐसा काम किया? नहीं ना। तो फिर वो क्या है? जब भी हम पुलिस वाले तो एकदम स्ट्रिक्ट आते हैं, अनसिम्पैथेटिक रहते हैं। ठीक है, तेरे साथ ये हो गया बुरा, ओके फाइन, हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना, पुलिस चोर को पकड़ना, क्रिमिनल को पकड़ना और उसको जेल के पीछे डालना और तेरे को जस्टिस दिलाना। तो ये पुलिस वालों का काम है। वो सिंपैथेटिक रहेंगे तो उनका काम कैसे चलेगा? तो यहाँ पे हम इसलिए कैलुअस के लिए हमने जोड़ा पुलिस को। ओके, तो नाउ whenever you call police, they are hard or unsympathetic toward us. तो इस कैलुअस। ओके, पढ़ने के लिए चीजें थोड़ी आड़ी टेढ़ी करनी होती है तो इट्स फाइन, करो बट लर्न करो। तो दिस इज कैलुअस। नाउ नेक्स्ट इज कैप्शियस। कैप्शियस का मीनिंग होता है सेंसरियस और हाइपर क्रिटिकल। तो इसका एक और अगर इसके मीनिंग चाहिए तो इसके और मीनिंग्स है डिसअप्रूविंग या क्रिटिसाइजिंग।
तो मतलब कैप्शियस का मीनिंग क्या होता है भैया? डिसअप्रूव आपका जो करता है, जो क्रिटिसाइज करता है, जो सेंसरियस है, मतलब सेंसर पता हो ना, बहुत सुना हुआ सेंसरशिप क्या है? हमेशा किसी चीज को क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, बोलते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो वो सेंसोरियस, हाइपर क्रिटिकल, बहुत ही ज्यादा वो छोटी छोटी चीज को लेके परेशान होते रहते हैं। तो ये क्या है? कैप्शियस। अब कैप्शियस को लर्न करने के लिए हम इसको कैप्शियस को बना लेंगे, कैप्शियस को हम बना लेंगे कैप्टन। कैप्शियस को हम बना देंगे कैप्टन। तो अब यहाँ पे कैसा होगा? कैप्टन ऑलवेज कॉल्स और ऑलवेज कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज प्लेयर्स। कैप्टन ऑलवेज कीप्स ऑन क्रिटिसाइजिंग द फॉल्ट्स ऑफ हिज प्लेयर्स। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड तो लर्न कर लिया, वो है क्रिटिसाइजिंग। अब क्रिटिसाइजिंग का मीनिंग हमें पता है, सेंसरशिप है या फिर हाइपर क्रिटिकल है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो। चलो हम हाइपर क्रिटिकल को ही ले लेते हैं। कैप्टन इज हाइपर क्रिटिकल टुवर्ड्स द वे द प्लेयर्स आर प्लेइंग ऑन द फील्ड, है ना? ये भी चल जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। चलो मिस्टेक्स हो, सेंटेंस विल नॉट बी परफेक्ट इन दिस केस, क्योंकि हमें यहाँ पे सिनोनिम और जो वर्ड है वो लर्न करना है। तो इस पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना निकालो। आप भी अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो तो चलेगा, बट आपको सेंटेंस लर्न होना है प्लस उसका सिनोनिम लर्न होना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, याद रखो ना। कैप्शियस, कैप्शियस को हमने चेंज कर दिया कैप्टन में, हमने बोले कैप्टन, कैप्टन कैप्शियस, कैप्शियस कैप्शियस कैप्टन। हाँ ठीक है, तो अभी हमने उसको बोला कि चलो हम लर्न करते हैं। कैप्टन इज हाइपर क्रिटिकल टूवर्ड्स, हाइपर क्रिटिकल ये ना भैया, हाँ हाइपर क्रिटिकल टूवर्ड्स हाउ द प्लेयर्स आर प्लेइंग ऑन द फील्ड, towards how the player are playing on the field. Okay fine, ठीक है, समझ में आ गया हमें। तो इसका मीनिंग क्या होता है? सेंसरशिप। सेंसरशिप भी क्या भी? क्रिटिसाइज करने वाला, हाइपर क्रिटिकल। हमेशा सेंसर मूवीज पे बैन लगाते रहता है, मतलब अगर कोई बैड वर्ड यूज कर रहा है किसी वो मूवी में, इस पे, तो उसको सेंसर बीप करते रहो। तो क्या है ये सारा? सेंसरशिप ही है। तो ये हमारा सेंसोरियस नेचर है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सेंसर बोर्ड का मीनिंग ये वो है। तो ये हो गया हमारा कैप्शियस, ठीक है, समझ गया? कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है? आई होप सो। ओके वेट, एक वर्ड रहेगा, कॉर्डियल वर्ड रह गया हमारा। तो हम अब कॉर्डियल वर्ड पे जाएंगे। कॉर्डियल, कैप्शियस से पहले एक वर्ड था हमारा कॉर्डियल। कॉर्डियल का मीनिंग है ग्रेशियस या कॉन्जेनियल, ठीक है, ग्रेशियस या कॉन्जेनियल। और या फिर हम उसे ये भी कह सकते हैं फ्रेंडली, ग्रेशियस या कॉन्जेनियल या फ्रेंडली भी कह सकते हैं। तो अब कॉर्डियल को अगर आपको लर्न करना है तो हम इसको क्या करेंगे? ये जो कॉर है, ये कॉर को हम चेंज कर देंगे कर, और ये डाई को हम वैसे ही रखेंगे और बोलेंगे डाई। ओके, वैसे कर डाई। अब इसको लर्न हम कैसे करेंगे? देखो, हम ऐसे बोलेंगे, इन टाइम्स ऑफ अवर नीड, या फिर जब हमें किसी की जरूरत होती है तो हम उसे ही डाई करते हैं, जो हमसे फ्रेंडली होते हैं, या जो हमसे ग्रेशियस होते हैं, या फिर जो हमसे कोजेनियल, या हम जिनसे कोजेनियल होते हैं, कॉन्जेनियल होते हैं, सॉरी। तो कॉर्डियल, कर डाई, कॉर्डियल, 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 कर डाई, 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 कर डाई। ओके, कर डाई, कर डाई, कर डाई, कर डाई। तो कॉर्डाइल का मीनिंग ग्रेशियस, ग्रेशियस यानी भैया कोजेनियल, मतलब क्या हुआ भैया? फ्रेंडली इंसान। तो कॉर्डाइल, कर डाई। अब इसको हमें याद रखना है, तो कैसे? हम मुसीबत के टाइम पे, इन द टाइम ऑफ आवर नीड्स, हम उन्हें ही कर, अब क्योंकि कर लिया है तो इसलिए हमें ज्यादातर हिंदी सेंटेंस पे ही स्टिक करना होगा, तो हम ऐसे बोलेंगे, हम मुसीबत के टाइम से उन्हें ही कॉल करते हैं, उन्हें ही कॉल डायल करते हैं, रादर उन्हें ही कॉल डायल करते हैं,
जो हमसे फ्रेंडली होते हैं या ग्रेशियस होते हैं या फिर कॉन्जेनियल होते हैं। समझा? कॉर्डियल का मीनिंग इजी था ना, ज्यादा ये नहीं था ना, डिफिकल्ट नहीं है ना अभी। अब तो आपको थोड़ा और इजी